हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिश्री एक चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसकी जुबान अपने नाम की तरह बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। मिश्री की जुबान काली थी। उसके आसपास के लोगों का तो यही मानना था। उसकी जुबान से निकला हर उल्टा शब्द सच्चा ना हो, ऐसा होना तो नामुमकिन था। इसीलिए उसको सब काली जुबान वाली बोलते थे। ऐसे ही एक सुबह जब मिश्री की माँ आराधना वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रही होती है, तभी मिश्री अपने कमरे से बाहर आकर आवाज लगाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? आ भी जाओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े धो रही हूँ। माँ, कितने कपड़े धोगी? मुझे भूख लग रही है, पहले नाश्ता दे दो। अरे, मैं कपड़े धो रही हूँ, खुद से नहीं रह सकती। वैसे भी जुबान चलाने के अलावा कभी हाथ पैर भी चला लिया कर, कुछ भला हो जाएगा हमारा। माँ, आप इतने कपड़े धोगी तो मशीन खराब हो जाएगी। यूँ नहीं है कि पहले मुझे खाना दे दो फिर कर लो। बस मिश्री के कुछ उल्टा बोलने की ही देरी थी और उसकी बात सच हो गई। आराधना कपड़े धो ही रही थी कि मशीन अचानक रुक गई। उसके कई बार स्विच ऑन ऑफ करने पर भी मशीन चालू नहीं हुई। ये देखकर आराधना गुस्से में कपड़े धोने वाली थापी लेकर मिश्री के पास जाती है और उसे बोलती है, रुक, तुझे खाना दो, तुझे खाने से ज्यादा इसकी जरूरत। अपनी माँ का रुद्र रूप देखकर मिश्री भागने लगती है और बोलती है, मैंने क्या किया? खाना ही तो मांगा था। 1000 बार बोला है अपनी ये काली गंदी जुबान बंद रखा कर, पर नहीं, अच्छी खासी मशीन खराब करवा दी तूने। अब तो मैं तुझे खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। बेचारी मिश्री अपनी जबान के चलते अपनी माँ की थापी से पिटाई खाती है, जिसके बाद उसकी भूख ही मर जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। मिश्री आए दिन अपनी काली जुबान से कोई ना कोई कांड करती रहती। एक दिन जब मिश्री को देखने लड़के वाले आने वाले थे, तो आराधना उसे बोलती है, सुन ले मिश्री, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, और हाँ, आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना ये मुंह ना बंद रखियो, अपनी जुबान से कुछ बोल मत दियो। क्या माँ, कैसी बातें करती हो? आप चाहती हैं कि मैं ना बोलूं तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, पर कम से कम मरने की बातें तो मत करो। अरे मरे आपके दुश्मन। हे भगवान, तुझे बोला था अपना मुंह बंद रख, अब न जाने किसकी जान आफत में डाल दी तूने। आराधना के इतना बोलते ही उसके घर की डोरबेल बजती है और सामने संभव नाम का लड़का अपनी माँ माला के साथ मिश्री को देखने आया होता है। आराधना अच्छे से उनका स्वागत करती है और देख दिखाई करके लड़के वाले रिश्ता पक्का कर जाते हैं। उनके जाने के बाद मिश्री बोलती है, माँ देखो, मैंने कुछ नहीं बोला, आप खामखाई मेरी जुबान को काला बोलती हो। देखो, अभी तक आई आपके किसी दुश्मन के मरने की खबर। इतने में एक बार फिर आराधना के घर की डोरबेल बजती है और इस बार उनकी पड़ोसन आशा भागती हुई अंदर आकर बोलती है, अरे आराधना बहन, वो चौथी गली में सुषमा थी ना, जिससे तुम्हारी एक बार भयंकर वाली लड़ाई हुई थी, वो ना आज टपक गई। अचानक ही उसको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसी। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, मेरी ही बच्ची की जुबान इतनी काली करनी थी कि अब इसके कहे पर लोग भी मरने लगे। वैसे वो औरत थी भी बुरी, उसका परिवार तो उसके मरने पर खुश है। बहुत जुल्म करती थी वो उन सब पर। सुनने में आया है कि घर के किसी सदस्य ने ही मारा है उसे और उसे हादसे का नाम दे दिया। अच्छा, फिर भी बहन, अब अच्छे थे या बुरे, लेकिन किसी के मरने की क्या खुशी मनाना। वैसे मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, तुमको जरूर आना है। अगले हफ्ते उसकी शादी संभव से करवा देती है, जिसके बाद मिश्री बहू बनकर माला देवी के घर आती है और उसके घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। लेकिन अभी भी उसकी जुबान का काम करना बाकी था। शादी के कुछ दिन बाद ही जब मिश्री अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, तो वो सब के लिए पराठे बनाती है, जिस पर संभव को पराठे इतने पसंद आते हैं कि वो और खाने की मांग करता है। ये देखकर मिश्री रसोई से बाहर आकर उसे बोलती है, अरे बस भी करो, कितना खाओगे? पेट खराब हो जाएगा। अरे बहू,
मेरे बेटे के खाने पर नजर मत लगा। अगर तेरे से नहीं बनाया जा रहा तो हट, मैं बनाती हूँ उसके लिए पराठे। इतने में ही संभव के पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है और वो अपने पेट को पकड़ के बोलता है, ऐसा लग रहा है अब आप दोनों को ही कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर संभव जल्दी से वॉशरूम भागता है और कुछ ही पल में बाहर आता है, लेकिन बिना रुके वो फिर से बाथरूम के अंदर जाता है। लगभग 15 मिनट तक वो बाथरूम से अंदर बाहर ही करता रहता है। ये देखकर माला बोलती है, अरे सत्यानाश हो तेरा काली जुबान की, तेरे कहने भर की देर थी और मेरे बेटे का सच में पेट खराब हो गया। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी माँ भी मुझे यही बोलती रहती कि तेरी जुबान काली है, और आप भी। मतलब तेरी माँ को पता थे तेरी इस काली जुबान के कारनामे, फिर भी हमें नहीं बताया। माँ आप भी क्या बातें लेकर बैठ गईं? ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा पेट सच में ज्यादा खाना खाने की वजह से खराब हुआ है। इसमें मिश्री की जुबान का कोई दोष नहीं है। पर बेटा, इसकी माँ भी तो इसे काली जुबान की बोलती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों बोलती भला? सासू माँ भी आप ही की तरह पुराने विचारों वाली होंगी। अब बस इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। और मिश्री, तुम मुझे जरा अजवाइन दे दो नमक लगाकर, मैं उसको गर्म पानी से ले लूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। एक सुबह टीवी में तेज बारिश की खबर देखकर मिश्री संभव से बोलती है, संभव जी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, आप प्लीज संभल के जाना, कहीं फंस ना जाओ। ठीक है मिश्री। मिश्री और संभव बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी माला भी छाता लेकर घर से बाहर जाने लगती है। उसे देखकर मिश्री बोलती है, अरे माँ जी, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हैं? किसी गड्ढे वड्ढे में मत गिर जाना। हाँ, अब तो चाहे ना भी गिरना हो ना, फिर भी गिर ही जाऊंगी। तेरी काली जुबान से निकल जो गया है। नासपीटी कहीं की, जाते हुए इंसान को टोकती नहीं है, ये नहीं बताया तेरी माँ ने। और भगवान ने मुझे आंखें दी हैं, देख सकती हूँ कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ नहीं। माला गुस्से में घर से निकल जाती है और जैसे ही बाहर जाती है, ज्यादा पानी भरे होने के कारण उसे गड्ढा दिखाई नहीं देता और वो घर के पास ही बने एक गड्ढे में गिर जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर संभव और मिश्री घर के बाहर आते हैं और माला को गड्ढे से निकालकर अंदर ले आते हैं, जिसके बाद माला बोलती है, देखा बेटा, मैंने कहा था ना बहू की काली जुबान है। देख, इसके कहने से ही मैं गड्ढे में गिर गई। माँ ये आपकी गलती है, इसका इल्जाम आप मिश्री पर मत लगाइए। उसने तो बस आपको आगाह किया था, न कि गड्ढे में गिरने की कोई बद्दुआ दी थी। हाँ माँ जी, मैंने तो आपको सावधान करने के लिए गड्ढे का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आप तो सच में गिरकर आ गई। आप भी ना माँ जी। रहने दे तू, इतनी बारिश में अब नहाना पड़ेगा इसकी वजह से। माला गुस्से में अपने कमरे में नहाने चली जाती है और गड्ढे में गिरने की वजह से माला का शक और गहरा हो जाता है कि मिश्री की जबान काली है। लेकिन एक सुबह जब मिश्री फर्श पर पोछा लगा रही होती है तो माला गीले फर्श पर आने लगती है। तभी मिश्री उसे रोकते हुए बोलती है, माँ जी, आप आगे मत जाइए, फर्श गीला है, आप गिर जाएंगी, सर फट जाएगा आपका। माला मिश्री की ये बात सुनकर घबरा जाती है और इधर उधर भागते हुए बोलती है, हे भगवान, कहाँ छुपो? इस काली जुबान ने कहा है तो पक्का मेरा सर फट जाएगा। कहाँ जाऊँ? बचा लो भगवान। माला हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगती है और फर्श गीला होने के कारण वो गिरने ही वाली होती है कि तभी संभव अपनी माँ को गिरने से बचा लेता है। ये देखकर माला बोलती है, बेटा, आज तूने मुझे बचा लिया, वरना इस काली जुबान वाली ने तो मेरा सर फटने की भविष्यवाणी कर दी थी। संभव जी, मैंने तो कहा था माँ जी को कि आगे मत जाइए, फर्श गीला है, आप फिसल जाएंगी, लेकिन वो भागते भागते इधर उधर जाने लगी। इसमें मेरी काली जुबान थोड़ी ना है। अरे हमेशा ही सब मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी जुबान काली है। तंग आ गई हूँ मैं आप लोगों की बातों से। तंग आ चुकी है तो ये जुबान काट दे, क्योंकि ये सच तो नहीं बदल सकता कि तेरी जुबान काली है। बस माँ बस, अरे गलती मिश्री की नहीं, आपकी और उन सब की है जो इसको काली जुबान का समझते हैं। आपको बता दूं कि कोई भी नॉर्मल इंसान फर्श गीला होने पर यही कहेगा कि गीला है, मत आओ आगे, वरना सर फट जाएगा। आप इधर उधर भागने लगी, इसीलिए गिरने से आपका सर फटता। और आपको लगता है कि ये सब मिश्री की काली जुबान का किया धरा है? अच्छा,
उस दिन तेरा पेट खराब होना और मेरा गड्ढे में गिरना, वो सब क्या था? मैंने जरूरत से ज्यादा पराठे खा लिए थे और ऑयली खाना ज्यादा खाने से पेट खराब होता ही होता है। और आप गड्ढे में इसलिए गिरी कि आपको बारिश के पानी में गड्ढा दिखा ही नहीं। यकीन नहीं होता तो रुको मिश्री, बोलो ये मेरे ऊपर टंगा पंखा गिर जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? पागल है? बोलो तो मिश्री। ये ऊपर टंगा पंखा आपके सिर पर गिर जाए? अरे पागल है क्या? मेरे बेटे को मारने पर तुली है। सभी पंखे के गिरने का इंतजार करते हैं, लेकिन पंखा नहीं गिरता। तभी संभव बोलता है, पता है माँ पंखा क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसके गिरने की कोई वजह ही नहीं थी। ना इसका कोई स्क्रू ढीला है, ना इसमें कोई जंग लगा है। लेकिन जहाँ जहाँ आपके साथ हादसा हुआ वहाँ उसकी वजह थी। उसकी जिम्मेदार वो वजह थी, ना कि मिश्री की काली जुबान। अपने बेटे की बात को सुनकर माला को भी लगा कि उसने ही अपनी बहू को गलत समझा, जिसके लिए वो अपनी बहू से माफी मांगती है। और दोस्तों, काली जबान जैसी अंधविश्वासी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा होना होता है तो किसी के बिना कहे ही हो जाता है, और नहीं होना होता तो कोई लाख बद्दुआएं दे तब भी हमारा बाल भी बाका नहीं होता। इसीलिए ऐसी बातों से दूर रहे और तभी आप खुश रह सकेंगे। हम गोवा चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले ही गए थे गोवा। 2 महीने हो गए हैं उस बात को, और आप बोल रहे हो कि कुछ दिन पहले ही गए थे। अरे तब याद नहीं है जब हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ गोवा चले जाते थे? तब तो नहीं कहते थे कि मुझे नहीं जाना, मेरे पास नहीं है टाइम। अभी तो गए थे। अरे उसका रीजन भी तो तुम थी। तुम्हारे लिए पहले मैं आता था गोवा। तो चलते हैं गोवा, अब क्यों नहीं? देवी, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो, और जब तुम मेरे पास हो तो मैं गोवा क्यों जाऊं? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। पहले के वो दिन भी क्या दिन थे जब हम पहली बार गोवा के बीच पर मिले थे। प्रगति सागर को पुराने दिन याद दिलाते हुए उन दिनों में खो जाती है कि आखिर किस तरह वो हर रोज की तरह अपनी छोटी बहन पारुल के साथ मस्ती करते हुए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गोवा के बीच पर गई हुई थी। जब सागर अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा घूमने आया था और वहीं उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जब सागर प्रगति को देखकर गाना गाने लगा था। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे बेबी फोटो खींच के। सागर उसे देखकर गाना गा ही रहा होता है कि तभी प्रगति उसके पास आकर उससे गुस्से में बोलती है, अच्छा बेटे, बहुत फोटो क्लिक करवानी है? इधर आओ, मैं करवाती हूँ। एक मस्त सा पोज बनाती हूँ तुम्हारी गाल के ऊपर, आओ तो जरा। इतना बोलकर वो अपनी चप्पल उतारने लगती है कि तभी सागर उससे डरते हुए कहता है, अरे मैडम, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस इसी बीच पर मजे ले रहा था सच में, और गाना याद आ गया। आपको देखकर नहीं गाया मैंने। मैडम, आप समझदार लगती हो, समझो जरा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। एक अच्छी हॉट लड़की देखी नहीं कि आ गए दुम हिलाते कुत्ते की तरह। दीदी छोड़ो ना, हम यहाँ से चलते हैं ना, क्या पता बेचारा सच में सच बोल रहा है। पारुल प्रगति को शांत करवाकर वहाँ से ले जाती है। ये सब देखकर सागर का दोस्त विपुल वहाँ आता है और उससे कहता है, भाई क्या हुआ? कौन थी ये हुस्नपरी? बड़ी कमाल की थी। गोवा की हॉट लड़की। हाय, इस गोवा वाली से तो प्यार हो गया। तीखी मिर्ची जैसी तीखी है, सीने में लग गई सीधा। वो सब तो ठीक है भाई, पर तू इस लड़की को ढूंढेगा कहाँ? तुझे कुछ पता है इसके बारे में? पता है ना। क्या पता है भाई, जल्दी बता। यही कि ये गोवा की है और ये यहाँ सुबह सुबह अपनी बहन के साथ आई थी। अरे वाह बेटे, तुझे तो बहुत कुछ पता है। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि तेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात है इस लड़की के साथ। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। तुझे नहीं पता पर मुझे पता है, वो कल भी यहाँ आएगी, देख लियो। इतना बोलकर सागर अपने होटल में चला जाता है और विपुल भी उसके साथ चला जाता है, जहां वो उससे गोवा घूमने की बातें करता है। पर सागर नहीं जाता और अगली सुबह जल्दी उठकर बीच पर जाकर बैठ जाता है, जहां प्रगति फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए आती है और सागर को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। तभी सागर उसके पास जाकर उससे बोलता है, सुनिए मैडम, आपको लगता है मुझे आपसे माफी मांगनी है। वैसे मैं इंसान बुरा नहीं हूँ, पर कल कुछ ऐसा हो गया कि आपकी नजरों में बुरा बन गया। पर फिर भी आपको बुरा लगा
तो मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शायद गलती मेरी भी है। मुझे एक बार आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। चलो जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। इस तरह दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं, पर सागर की 3 दिन की गोवा की ट्रिप खत्म हो जाती है और उसे अपने घर पुणे वापस जाना पड़ता है। पर पुणे जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग दूर होकर भी एक दूसरे से अक्सर घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते। और जब भी सागर को टाइम मिलता वो प्रगति से मिलने गोवा चला जाया करता। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और एक दिन प्रगति उससे गोवा जाने की जिद करती है, पर सागर नहीं मानता, जिस पर प्रगति उससे बोलती है, आया कुछ याद? 2 साल हो गए हैं, 2 साल। अरे यार, तुम तो नहा धोकर ही पीछे पड़ गई हो मेरे। अरे कभी तो बख्श दो। बख्श दूंगी, लेकिन तब जब आप मेरे साथ गोवा चलोगे। मुझे गोवा के बीच पर जाकर एक हॉट सी ड्रेस पहनकर समुंदर में डुबकियां मारनी है और फिर आग जलाकर उसके पास बैठकर आपके साथ डिनर करना है। और हमारे आसपास में ना कुछ लोग रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले कर रहे होंगे, तब छोड़ूंगी मैं आपका पीछा। तो ये अरमान पूरे करने के लिए तुम्हें गोवा जाना है? हाँ, हम बरसों जाएंगे। परसों हमारी शादी की सालगिरह है और मुझे अपनी एनिवर्सरी ना इस बार गोवा वाली बीच पर गोवा की हॉट बहू बनकर मनानी है। वो सब तो ठीक है, पर जिस तरह की तुम्हारी ख्वाहिश है ना, उससे तुम गोवा की हॉट बहू नहीं, आदि मानव की प्रजाति की हॉट बहू लगोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और प्रगति गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और सागर से बात करनी बंद कर देती है। अगले दिन सागर ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, जिस पर वो प्रगति से कहता है, प्रगति यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच कहाँ है? मेरी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तुम बाहर से कुछ खा लेना और रात के लिए भी ले आना। ये प्रगति मेरी प्रगति नहीं होने देगी। सागर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात के लिए बाहर से ही खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद सागर प्रगति से कहता है, हम कल सूरत जा रहे हैं। अरे सूरत देखी है आपने अपनी सूरत जाने वाली? अरे कल हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे और अगर कल आप मेरे साथ गोवा नहीं गए ना, तो मुझे आपकी इस गंदी सूरत के साथ ना सूरत घूमने का कोई शौक नहीं है। यार पैसे नहीं है और गोवा यहाँ से दूर भी तो है, इसलिए सूरत चलो। सागर उसे बहुत मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती और आखिर में अपनी कसम देकर उसे मना ही लेता है, जिसके बाद वो दोनों सूरत के लिए निकल जाते हैं। पर सागर उसको सूरत ना ले जाकर गोवा ही ले जाता है और सब कुछ वैसे ही डेकोरेट करता है जैसा कि प्रगति चाहती थी। उसका ये गिफ्ट देखकर प्रगति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर दोनों अपनी ड्रेस चेंज करके वहाँ आते हैं। साथ ही वहाँ पर बज रहे म्यूजिक की धुन सुनकर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाचने लगते हैं और आधी रात में दोनों बीच पर अकेले समुद्र के किनारे लेटकर चांद को देखकर अपने अच्छे अच्छे लम्हों को याद करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हुए बोलते हैं, सागर तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज से तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी और तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पक्का। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहूंगा और ऐसे ही तुम्हारी सारी विश पूरी किया करूंगा। इस तरह वो दोनों गोवा में बिताए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे लम्हे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और इस तरह लड़ते झगड़ते एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गोवा की हॉट बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका भी प्रगति की तरह ही ऐसा कोई ड्रीम हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।